चलो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। अच्छा 21 में दो पार्ट है, हम सबसे पहले 21 का ए पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखा है? चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 और नॉट। आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो भी x बराबर 0 पर। तो पहले तो भाई आप फंक्शन देखो क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर में x का स्क्वायर और मॉड x। हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं, वो भी x बराबर 0 पर। पहले एक काम करते हैं, फंक्शन को ठीक करके लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपना सवाल शुरू करेंगे। तो फंक्शन ठीक करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि एफ एक्स की जगह एफ एक्स रहने दो। आपको ये पता है कि जो मॉड एक्स होता है इसकी डेफिनेशन, मतलब आप मॉड एक्स को ऐसे ही तो लिखते हो एक्स और माइनस एक्स। एक्स तब लिखा जाता है जब आपका एक्स 0 या 0 से बड़ा हो, और माइनस एक्स तब जब ये 0 से कैसा हो, छोटा। ये चीज़ आपको पता है। तो मैं एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने देता हूँ, ये जो मॉड एक्स है इसे लिख देता हूँ प्लस एक्स, लेकिन ऐसा तब लिखूंगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड x को ही लिख देता हूं माइनस एक्स इफ योर x इज लेस देन 0, और मैं इसका इस्तेमाल करके ये चीज कर रहा हूं। तो एक काम करता हूं, मैं इसे हटा देता हूं, ये सबको पता होगा वैसे तो। अब यहां से आप इसे लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। तो आप इसे लिखेंगे एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स एज इट इज, इक्वल टू में इसे लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स का क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर अगेन माइनस एक्स का क्यूब। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पर इफ x इज लेस देन 0। तो अभी सवाल शुरू नहीं किया है, अभी बस मैंने फंक्शन को ठीक से लिख दिया है। अब मेरा एफ एक्स है एक्स क्यूब, एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब तब जब x 0 या 0 से बड़ा होगा, और माइनस एक्स क्यूब तब जब x 0 से छोटा होगा। चलिए अब हम ना सॉल्यूशन स्टार्ट करें सवाल का, इसे कैसे करना है। देखिए, तो हमसे बोला गया कि आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, ये चीज चेक करनी है। तो देखो यार, वैसे आप सबको पता होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है। मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। हमें ये चीज पता है कि एफ डैश एक्स अगर निकालना है तो हमें ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ती है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। ये रहा f ऑफ x प्लस h, और माइनस में f ऑफ x अपॉन में h। ये ना फर्स्ट प्रिंसिपल होता था जो क्लास 11th में था। नहीं भी पता कोई बात नहीं, आप इस चीज को ध्यान रखिए। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो आप बोलोगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नहीं एग्जिस्ट करेगी तो आप बोल देना फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और ये लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल हो। तो आपको बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों इक्वल तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, और दोनों अनइक्वल तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और उसके लिए बस अब आप लोगों को इसकी जब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो उसी का नाम रख दिया जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से, LHL दैट इज सॉरी LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए मैंने लिखा दिस इज लिमिट, यहां पर h टेंड्स टू 0, और क्योंकि लेफ्ट की बात कर रहे हैं इसलिए 0 नेगेटिव, और यहां पर आप लिखेंगे f ऑफ दिस इज x प्लस h। लेकिन देखो आपको डेरिवेटिव निकालना है 0 पर, तो मैंने x की जगह पर क्या रख दिया 0, तो ये रहा 0 प्लस h, और फिर माइनस में x की जगह 0 और अपॉन में h की जगह पर h, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और कैसे आता है। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं लिमिट्स की जगह पर लिमिट एज इट इज, h टेंड्स टू 0 ऐसे ही रहने देते हैं, f की जगह f, 0 प्लस h को आप लिखेंगे fh, माइनस में f ऑफ 0 और अपॉन में आ जाएगा दिस इज h। अगले स्टेप में मैंने इसको लिखा लिमिट की जगह पर लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब देखो h टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब है h 0 के पीछे है, 0 से पहले है, 0 से छोटा है, और जब भी आपके x की वैल्यू 0 से छोटी होगी आप fx की जगह माइनस एक्स क्यूब यूज करोगे। तो मैं f(x) को अगर माइनस एक्स क्यूब लिख रहा हूं तो f(h) को लिखना पड़ेगा माइनस h का क्यूब।
दूसरा f0, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू तब जब x कितना होगा 0, तो fx बराबर एक्स क्यूब है, लेकिन कब, जब x 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन अगर आप x को 0 लेते हो तो f0 बराबर कितना आएगा 0 का क्यूब, यानी कि f0 इज 0 और अपॉन में आप इसे लिख दीजिए h। तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं लिमिट्स की जगह लिमिट एज इट इज, ये रहा h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ऊपर आपके पास है माइनस h का क्यूब अपॉन में h, एक h से एक h कैंसिल, तो आपके पास बचेगा h का स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे लिमिट दिस इज h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पर है h का स्क्वायर, और जैसे ही h की जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसी तरीके से हमें निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं अब इसके अंदर कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना है तो आप इस चीज के लिए लिखेंगे क्या, दिस इज लिमिट, और यहां पर आ जाएगा h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये रहा आपके पास f, इसे आप लिखेंगे 0 प्लस h माइनस में f ऑफ 0 और अपॉन में h की जगह पर आ जाएगा h एज इट इज। अब यहां के बाद से आप इसे लिख सकते हैं लिमिट्स की जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 प्लस h को लिखेंगे f ऑफ h एज इट इज रहने दीजिए, और माइनस में f ऑफ 0 और अपॉन में h की जगह h। अच्छा देखो, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब है कि इस बार h 0 से आगे है, 0 से बड़ा है, और जब भी आपका x 0 से बड़ा होगा आप fx की जगह x क्यूब यूज करोगे, इसका मतलब आप यहां पर fh की जगह पर h क्यूब इस्तेमाल करोगे, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड दिस इज h का क्यूब माइनस 0 अपॉन में h। और नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसे लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट की जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, या सिंपली 0 लिख दो आप, और h क्यूब अपॉन में h, एक h से एक h कैंसिल, बचेगा h स्क्वायर, और जैसे ही उसमें 0 रखोगे आपका आंसर आ जाएगा 0। तो हमने ना ओवरऑल इस सवाल को देखा और एक चीज ये सीखी कि इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों ही 0 के इक्वल हैं। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं हैंस दिस इज हैंस f इज डिफरेंशिएबल, और वो भी किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल 21 का बी पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका बी पार्ट। अच्छा मुझे पता है ज्यादातर बच्चे यही करना पसंद करेंगे, 21 का बी चॉइस में दे रखा है, आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक है। वैसे ये सवाल ज्यादातर लोगों को पसंद आता है कि चलो यही करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बी पार्ट को, और ध्यान से देखिएगा। इफ अगर आपको y इज इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट ऑफ दिस इज tan एंड दिस इज रूट ऑफ x, प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने का मतलब आपको डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू में क्या चाहिए, रूट एक्स। दो तरीके, LHS सॉल्व कर लो, RHS सॉल्व कर लो, तब इक्वल ले आओ, वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। डायरेक्टली यहां से ये लाना है तो देखिए जरा कैसे करना है, सुनना। यहां से देखिए इसमें dy बाई डी एक्स है, तो मैं भी डेरिवेटिव कर देता हूं, दिस इज dy अपॉन में dx। सबसे पहले आप डेरिवेटिव करेंगे रूट का, और रूट का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट x, यहाँ x की जगह पर tan रूट x है, तो मैंने लिख दिया दिस इज tan रूट x, इस तरह से। अब इसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर रूट x, वो भी कर दिया। फिर आ जाएगा रूट x का डेरिवेटिव, और वो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट x, तो ये लो जी डेरिवेटिव तो हो गया। अब डेरिवेटिव के बाद आपको इसे देखना है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो ऐसा चाहिए। यहाँ नीचे रूट x है, एक काम करते हैं हम अगले स्टेप में इसको और लिखते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने dy अपॉन में dx एज इट इज, इक्वल टू में ऊपर आपके पास बच रहा है sec स्क्वायर रूट x। एक काम करते हैं sec स्क्वायर को लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया tan स्क्वायर रूट x, और नीचे की तरफ आपके पास बचेगा 2 इंटू 2, ये बन जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x, फिर आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ दिस इज tan रूट ऑफ x एज इट इज। अच्छा मुझे इस dy बाई डी एक्स के साथ रूट x चाहिए, तो ये रूट x ना क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लेकर के आ जाते हैं, तो मैं इसे एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से, तो ये रूट x इधर चला जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे रूट x इंटू में dy अपॉन डी एक्स, इक्वल टू में ये जो टर्म बच रही है 1 प्लस ये बच्चा tan स्क्वायर रूट x। मैं एक काम करता हूं, इसे लिख देता हूं tan रूट x, और इस पूरे के ऊपर ही स्क्वायर डाल देता हूं, और इसके नीचे आपके पास क्या बचेगा 4, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ tan रूट x एज इट इज।
तो यहां से रूट में डी वाई रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू में 1 प्लस, अब देखना जरा, ये जो आपके पास रूट में टेन रूट एक्स है, अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड तो वाई स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, टेन अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये जो टेन रूट एक्स है उसकी वैल्यू वाई स्क्वायर है, मैं उसे यहां रख देता हूं, तो ये मैंने रख दिया वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे 4, और यही टर्म किसके बराबर है, वाई के बराबर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, वाई। और अब हमारा फाइनल आंसर तैयार, आप इसे लिखेंगे रूट एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में 4y, दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर 27x माइनस 7 हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आपको यह साबित करना है कि इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और ना ही मिनिमम। देखिए जरा कैसे करते हैं। वैसे आप लोगों को ये पता होगा कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए वैल्यू हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ता है। चलिए मैं भी इसका डेरिवेटिव कर देता हूं। पहले सवाल लिख देते हैं 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। तो अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूं तो f डैश x इक्वल टू में आ जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब आप ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ, थोड़ा आसान बना लेते। उसके लिए मैं इसमें से ना 3 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस में दिस इज 12x और प्लस में आ जाएगा 9। तो मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 4x स्क्वायर को लिख देता हूं 2x का स्क्वायर माइनस ये जो 9 है इसको लिख देते हैं प्लस में 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 इंटू में a इंटू में b एज इट इज। और आप चेक कर लो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ऐसा मैंने किया ही क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मुझे एक फायदा होगा और ये बन जाएगा एक फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, और अब मैं इसे लिख पाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से मैंने अपने फंक्शन का डेरिवेटिव तो निकाल लिया। अच्छा, फंक्शन का डेरिवेटिव आ तो गया, 3 एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, और हमेशा स्क्वायर वाली टर्म ऑलवेज ही कैसी होती है, पॉजिटिव या फिर 0 के बराबर हो सकती है। इसका मतलब यहां से पता लगा कि ये जो वैल्यू है वो 0 या 0 से कैसी है, बड़ी। इट मींस कि आपके फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया इसका मतलब आपका ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन हो गया, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया, और अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये इंक्रीज ही करता जा रहा है, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब अगर आप इसमें x की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ा के डालते जाओगे इसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी इंक्रीजिंग, और x को जितना छोटा डालोगे इसकी वैल्यू उतनी कम होगी। इसका मतलब यह है कि इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना ही मिनिमम। तो मैंने ये साबित कर दिया, दिस इज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, कोई भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी कर सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा ले या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा ले, दोनों से, तो भी आपका रिजल्ट यही आएगा। लेकिन वो बेकार में सवाल को और ज़्यादा बड़ा कर देंगे और स्टेप होंगे, आपका काम यहीं से ख़त्म हो जाता है। आप इतने से ही बता सकते हैं कि इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम, क्योंकि ये कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में भी 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी और में दे रखी चॉइस। तो चलिए सबसे पहले 23 का ए पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर बी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सवाल है, चलिए मैंने एक काम किया, इस सवाल को आई लेट कर लिया, इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को आई लेट कर लिया, और सवाल में लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x इंटू में dx, और यहाँ लिखा है x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ से ना जो टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाली टर्म, इसे पुट कर लेते हैं कुछ। तो 1 प्लस 2x, चलिए मैंने इसको क्या मान लिया, t मान लिया। मैंने दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दी, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस में 2x बराबर में क्या आ जाएगा, दिस इज t स्क्वायर। अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2 बाहर आ जाएगा, dx
और टी स्क्वायर का 2t और इंटू में dt, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं dx बराबर में t इंटू में dt, तो ये लो जी dx भी आ गया। अब ना मैं अपने सवाल को जब सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पर ना x भी रखना पड़ेगा, तो पहले मैं x भी निकाल देता हूँ। तो मैं इस जगह पर इसके आगे ना यहाँ से x निकालने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा 2x बराबर में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, या फिर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। अब सब कुछ तैयार है, अब मैं अपने पूरे सवाल को x वेरिएबल से t वेरिएबल में चेंज करने जा रहा हूँ, और मैं अब कलर भी चेंज कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने सवाल की। यहाँ पर मैंने लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिखा है x ये रहा, तो मैंने पहले x को लिख दिया, दिस इज टी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2। फिर है रूट में 1 प्लस 2x, इसे मैंने t माना था, ये रहा t। फिर लिखा है dx, तो dx ये रहा मेरे पास, तो मैंने उसको लिख दिया t इंटू में dt एज इट इज। अगले स्टेप के अंदर आप एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन, ये जो नीचे 2 लिखा है इसको बाहर ले आइए, ये रहा 1/2, ये t और t मिलकर के बन जाएंगे टी स्क्वायर, तो मैंने इसको लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू में dt। तो अब मेरा पूरा सवाल x से बदल करके t के फॉर्म में आ गया। अब हम इसके आगे वाला पोर्शन यहाँ सॉल्व करते हैं, तो देखना जरा, i की जगह पर i एज इट इज, हाफ की जगह हाफ रहने दीजिए, आप इस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा t की पावर 4 माइनस टी का स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा dt। इसके नेक्स्ट स्टेप में i एज इट इज, हाफ की जगह पर हाफ, दो चीजें माइनस में, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग, इसे लिखेंगे t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस t की पावर 3 अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही मेरा आंसर है, बस मैं t की जगह t की वैल्यू को वापस पुट कर देता हूं। तो अब आपके पास जो वैल्यू थी, i की जगह i रहने दो, आपने जिसे t सब्स्टिट्यूट किया था तो t की जगह पर इसे रखना है, तो मैं रख देता हूं t की जगह इसको। जब आप t की जगह इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x, और इसके ऊपर क्या लिखा है, दिस इज रूट, और इस पूरे की पावर क्या है 5 अपॉन में 5 एज इट इज, माइनस, फिर t की जगह t को रखेंगे तो दिस इज अगेन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में 2x, और इस पूरे की पावर है 3 अपॉन में आ जाएगा 3 और ब्रैकेट क्लोज प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हेंस द फाइनल रिजल्ट इज, आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अच्छा, रूट का मतलब होता है हाफ, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x की पावर 5/2, और माइनस में इसमें भी रूट का मतलब हाफ है, तो इसे लिखेंगे 1 प्लस 2x की पावर हो जाएगी 3/2, और ये वाला 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा 6 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट देखिए। अब इसका बी पार्ट क्या है वो भी देखिएगा, ये भी बहुत आसान सा है, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल का है क्योंकि इसमें लिमिट भी दे रखी है, तो पहले एक काम करते हैं, सवाल को मैंने लेट कर लिया i, और हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई स्क्वायर अपॉन में 4, और यहां पर आपके पास लिखा हुआ दिस इज साइन अंडर रूट ऑफ x अपॉन में रूट x एंड दिस इज dx। अब सुनना भाई ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ना रूट x को t सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं ताकि सवाल को थोड़ा सिंपल फॉर्म में ला सकूं। देखिए जरा कैसे, तो मैं यहां से पुट कर लेता हूं, पुट अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t। अब एक बार डेरिवेटिव करते हैं दोनों साइड पर, अगर मैं रूट x का डेरिवेटिव करूंगा तो वो हो जाएगा 1/2 रूट x इंटू डी एक्स, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ x, और ये 2 उधर चला जाएगा तो आप इसे लिखेंगे 2 और इंटू में dt। तो ये देखो, ये dx अपॉन रूट x, ये पूरा ही पता लग गया 2 dt। जब सवाल करेंगे आगे तो मैं dx बाई रूट x की जगह पर लिख दूंगा 2 dt। लेकिन अब मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, चलिए पहले लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, देखते हैं जरा इस जगह पर। अब मैं अगर लिमिट चेंज करता हूं तो क्या है, जब आपका x 0 है तो मैं यहां लिख देता हूं व्हेन, जब x इज इक्वल टू 0 है तब आपका t कितना है, तो t बराबर तो रूट x है, लेकिन रूट x कितना है 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और जब आपका x व्हेन, दूसरा अपर लिमिट क्या है पाई स्क्वायर बाय 4, जब आपका x कितना है पाई स्क्वायर बाय 4, आपको t निकालना है तो t बराबर रूट x, तो रूट ये रहा, x आपके पास कितना है पाई का स्क्वायर अपॉन में 4, तो आप इसे लिख सकते हैं पाई बाय 2। अब पता लग गया जब x 0 तब t 0, जब x पाई स्क्वायर बाय 4 तब t कितना होगा पाई बाय 2।
अब तो सारी चीजें निकल गई, अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा ये वाला हिस्सा। यहां पर अब शुरू करते हैं फाइनल सॉल्यूशन। आई की जगह पर आई एज इट इज इंटीग्रेशन। अच्छा, ये लिमिट 0 है, जब x 0 तब t भी 0, तो मैंने यहां रख दिया 0। जब x π²/4 तब t π/2, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज π/2, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद साइन रूट एक्स को आपने t माना है, तो ये आपके पास हो गया साइन और रूट एक्स की जगह पर t, और ये जो dx बाई रूट एक्स है इसकी जगह 2dt, तो एक काम करते हैं 2 आ जाएगा बाहर और ये रहा आपके पास dt। अब देखो ये इंटीग्रल कितना आसान हो गया, और अगर ये बहुत ज़्यादा इजी है, आसान सा है, तो अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 आ जाएगा बाहर, साइन का इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस का cos t, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर के कहाँ तक है, π/2 तक। एक काम करते हैं माइनस बाहर ले आते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या, cos t, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के π/2 तक, तो -2 की जगह -2। पहले रखिए अपर लिमिट, दिस इज cos π/2, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, दिस इज cos 0, तो -2 की जगह -2, व्हाट इज cos π/2, 0, व्हाट इज cos 0, 1, तो -2 इंटू -1 इज +2, तो हमारा जो आंसर है इस इंटीग्रल का दैट इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24वां सवाल, ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है भाई, देखते हैं जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन भी। अच्छा देखिए, इन सवालों को देख के कई बच्चे सोचते हैं अरे यार ये कैसे होगा। भाई खुद पे भरोसा रखो, जैसा सवाल में दिया गया है उसे फॉलो करो, और जो सीखा है वो सारी नॉलेज इसमें इस्तेमाल करो। आप इतना करोगे आपका सवाल आराम से हो जाएगा। अब मुझे देखना मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से समझना किस तरीके से। मैं इसे करते वक्त ना बिल्कुल भी मास्टर वाला दिमाग नहीं लगाऊंगा कि जी मैं टीचर हूं तो मुझे पता है पहले क्या करना है फिर क्या करना है, नथिंग। एक स्टूडेंट इस सवाल को करते वक्त क्या सोच सकता है वैसे कर रहा हूं। देखिए, इफ a एंड b आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, इन्होंने पहले ही बोल दिया भैया a एक वेक्टर है जो कि जीरो नहीं है, b दूसरा वेक्टर है वो भी जीरो नहीं है, तभी तो लिखा है नॉन जीरो वेक्टर्स, सच दैट a प्लस b परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो भी इस तरह से कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एंड और साथ में ये भी दिया गया है कि 2a प्लस बी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब यहां पर दे रखा है 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, मतलब a प्लस बी ए के परपेंडिकुलर और 2a प्लस बी बी के परपेंडिकुलर। देन प्रूव दैट, तो आपको ये प्रूव करना है कि b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स a मैग्नीट्यूड। अब देखिए जरा कैसे होगा। अब हमें जो जो दिया गया है ना उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले एज, जैसा कि हमें ये दिया गया है कि आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर परपेंडिकुलर है a वेक्टर के, दिस इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, और अगर ये a वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दिस इंप्लाइज दैट कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट a के साथ कितना आएगा, 0, क्योंकि आपको ये पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, तो ये मैंने लिख दिया। a को a से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप इसे लिख सकते हैं a डॉट a, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं b डॉट a या a डॉट b, एक ही बात है, इक्वल टू 0। तो मैं a डॉट a को चाहूँ तो लिख सकता हूँ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में a डॉट b को रहने देते हैं a डॉट b, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब मैं इसे इतना ही छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके आगे मैं क्या करूँ, ठीक है। अब सुनना आगे अब क्या करना है। नेक्स्ट अगले स्टेप पर आते हैं। दूसरी चीज हमें ये दी गई है, फिर यहां लिखेंगे एज, जैसा कि हमें ये कहा गया कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और डॉट में यहां पर b वेक्टर इज इक्वल टू 0। b को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज b डॉट b वेक्टर, और इक्वल टू में 0। तो आप यहां पर लिखेंगे 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर b डॉट b को लिखेंगे b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा 0। अब जो हो सकता था वो मैंने कर दिया आपके सामने। अब मेरी बात सुनो, आपको प्रूफ करना है b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स a मैग्नीट्यूड। इसमें आ रहा है b का मैग्नीट्यूड, इसमें आ रहा है a का मैग्नीट्यूड, मुझे इसमें फालतू कौन सी चीज दिख रही है, a डॉट b, उसे हटा देते हैं, हमें काम की चीज मिल जाएगी। और उसे हटाने का मतलब ये है कि आप यहां से इसमें से
ए डॉट बी निकाल लीजिए, यहां से ए डॉट बी निकालते हैं और वो हो गया माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसे उठा के यहां पुट कर देते हैं। आप चाहें तो इसे बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और फिर बता रहा हूं मैंने यहां तक लाके छोड़ दिया था, जब मैंने इसे बनाया तो डिसाइड किया कि यार यहां से ए डॉट बी निकाल के यहां डाल देता हूं, इसलिए मैं उठा के अब यहां पे डाल रहा हूं। और जब आप इसे यहां पर लिखेंगे डालेंगे तो आप यहां लिख दीजिए दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 की जगह 2 एंड व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस में यहां पर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और इक्वल टू में 0। तो एक काम करते हैं, b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, इससे बराबर के उस साइड ले जाओगे नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगा देते हैं तो b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। और जब आप इसे लिखेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, सिंपल था, आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल इस सेक्शन का, और ये इस सेक्शन का आखिरी सवाल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन। इस बार डायग्राम भी दिया है, और जो डायग्राम में कहा गया है वो हमें यूज भी करना है। तो चलिए अब जरा देखें क्या है क्वेश्चन हमारा, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए जरा लिखा क्या है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पहले इतना ही देख लेते हैं क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इफ ए बी वेक्टर, आपको ए बी वेक्टर दिया गया ये रहा, एंड डी बी वेक्टर और दूसरा डी बी वेक्टर वो भी दे रखा है, देन फाइंड ए डी वेक्टर, आपको ये ए डी वेक्टर फाइंड करना है, एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और आपको इसका एरिया भी निकालना है। तो चलो देखते हैं जरा कैसे होगा ये सवाल, किस तरीके से। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहले तो जो वेक्टर्स दे रखे हैं वो लिख देते हैं। पहले तो आपको ए बी वेक्टर दिया गया है। ए बी वेक्टर क्या है, 2i माइनस 4j प्लस 5k, दिस इज 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस में 5k कैप। ए बी के बाद अब दे रखा है डी बी वैक्टर, तो दिस इज योर डी बी वैक्टर। तो डी बी वैक्टर अगर देखते हैं तो दिस इज व्हाट 3i कैप माइनस 6j कैप और फिर प्लस 2k कैप। ये रहा हमारे पास दोनों वेक्टर्स। हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, ए डी। तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज ए डी वैक्टर एज इट इज। अब यहां पर ध्यान से देखिए, पहले हम ए डी को निकालते हैं। तो भाई जो डायग्राम दिया है उसे फॉलो करना बड़ा जरूरी है। आप इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखें तो आपको ये दिखेगा कि सर एक वेक्टर ये रहा डी ए, देखो एरो ऐसे डाल रखा है। दूसरा वेक्टर ये रहा दिस इज ए बी, इसके ऊपर एरो ऐसे डाला गया है। और तीसरा वेक्टर ये रहा दिस इज डी बी और इसके ऊपर एरो ऐसे डाला गया है। जो डायग्राम है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ भाई। तो अगर आप इसके अंदर देखें और ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करें तो ध्यान दीजिएगा जरा, मैं यहाँ सीधा सीधा लिख देता हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं कौन से वाले ट्राइंगल में, वो भी ट्राइंगल डी ए बी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग डी ए वैक्टर, तो आप इसे लिखेंगे दिस इज डी ए वैक्टर प्लस दिस इज ए बी वैक्टर, तो ये हो गया प्लस में ए बी वैक्टर इज इक्वल टू डी बी वैक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गया, डी बी वैक्टर। आप लोगों ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा, उसके अंदर यही होता है, ट्राइंगल का पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर। लेकिन ये क्या, मुझे तो ए डी निकालना है और यहाँ पे डी ए लिखा है। चलो एक काम करते हैं, आपको ये पता है कि आप डी ए वैक्टर को ए डी वैक्टर लिख सकते हो, लेकिन बस आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। आप ए डी को डी ए लिख दो, बस साइन चेंज करना पड़ेगा। और बाकी की चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वैसे ही रहने दो, दिस इज ए बी वैक्टर एज इट इज, और इक्वल टू में डी बी वैक्टर उसे भी आप ऐसे रहने दो। आपको ए डी निकालना है, ए डी को उधर ले आओ, डी बी को इधर ले आओ, तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी वैक्टर माइनस डी बी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। ये लो जी ए डी वैक्टर आ गया। अब आपको जो जो पता है रख दो इसके अंदर, आपको ए डी वैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूं हल्का सा, और अब यहां से मैं चाहूं तो लिख देता हूं दिस इज ए डी वैक्टर इज इक्वल टू में क्या आ गया, दिस इज ए बी वैक्टर और माइनस में डी बी वैक्टर। अब हम इन्हें निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर ए डी वैक्टर की जगह ए डी एज इट इज
व्हाट इज योर ए बी वेक्टर, ए बी ये रहा 2i 4j 5k, तो आप इसे लिखेंगे दिस इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये रहा। फिर यहां पर आ जाएगा माइनस डी बी वैक्टर, वो भी गिवन है आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप, और इन्हें माइनस कर लेते हैं तो 2i माइनस 3i दिस इज माइनस i कैप, माइनस 4j और माइनस माइनस प्लस 6j, तो ये हो गया प्लस का 2j कैप, 5k माइनस 2k, तो ये हो गया प्लस का 3k कैप, और इस तरह से आपके पहले सवाल का जवाब आ गया, हमें एडी वेक्टर पता चल गया। अब आप लोगों को ये तो पता लग गया, लेकिन सवाल अभी खत्म हुआ कहाँ, इन्होंने ये भी तो बोला है फाइंड द एरिया ऑल्सो, तो भाई एक काम करते हैं अगली स्लाइड पर इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, यहाँ तो जगह है। तो अब अगर मैं अगले पेज पर एरिया निकालना स्टार्ट करूं तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ना मैं ये वाला डायग्राम, ये फिगर ले लेता हूं, और मुझे ना अब इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम इसके एरिया को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं जरा एरिया कैसे निकलेगा। हमें ये पता है कि एरिया जो होता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइडें, कौन सी एडजेसेंट साइडें, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या देता है, इसका एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं एरिया फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली यहां लिख सकते हैं दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैंने पैरेललोग्राम ले लिया कौन सा वाला, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पहली साइड फिर दूसरी साइड, दिस इज डी ए वैक्टर, डी ए लिख दो या ए डी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डी वैक्टर क्रॉस दूसरा वाला ए बी वैक्टर, तो ये रहा आपके पास ए बी वैक्टर। मैं इसको ए डी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ना यार मुझे ए डी पता है, मैंने निकाल रखा है, डी ए निकालना होगा पलट दूंगा, इनका साइन चेंज कर दूंगा, बस डी ए भी आ जाएगा, तो जो पता है उसके हिसाब से ही काम कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ए डी क्रॉस ए बी निकाल लेते हैं। तो मैं इस जगह पर लिख देता हूं दिस इज ए डी वैक्टर, और क्रॉस में आ जाएगा दिस इज ए बी वैक्टर इज इक्वल टू में आप इसे लिखेंगे इस तरीके से, यहां लिखेंगे दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। तो पहले आता है एडी वेक्टर, एडी के क्या क्या कंपोनेंट है, -1 2 3, तो मैं एडी को लिख देता हूं दिस इज -1, फिर ये 2 और फिर यहां पर 3। फिर आता है ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर क्या दे रखा है, ए बी है 2 -4 5, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज 2, उसके बाद -4 और फिर यहां पर 2 -4 एंड 5, तो -4 एंड दिस इज 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आई कैप की जगह आई कैप, ये और ये कैंसिल, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 4 इंटू 3 12, वो भी माइनस का और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस जे कैप ब्रैकेट, ये और ये कैंसिल, 5 इंटू -1 इज -5, 2 इंटू 3 इज 6 और साथ में माइनस, फिर प्लस में आ जाएगा के कैप। अब ये और ये कैंसिल, -4 -1 इज +4 और 2 इंटू 2 इज अगेन 4 और दोनों को क्या कर दिया माइनस, तो यहां से मुझे क्रॉस प्रोडक्ट तो पता लग गई, दिस इज 22 आई कैप, इसको लिखेंगे तो प्लस में 11 जे कैप एंड दिस इज 0 के कैप जो मैं छोड़ रहा हूं। और अगर ये चीज आ गई तो फाइनली अब मैं निकालने जा रहा हूं इसका एरिया, तो मैं इस तरीके से यहां पर लिख देता हूं दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब आप लिखेंगे ए डी वैक्टर क्रॉस में दिस इज ए बी वैक्टर, और मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है, आप रूट लगाइए और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस में दिस इज 11 स्क्वायर। अब आप इसकी कैलकुलेशन जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिए, कई तरीके हैं, जिनको स्क्वायर करके करना है कर लो, अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा दिमाग लगाओ और इस 22 को लिख दो 11 इंटू में 2 और पूरे का स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, प्लस में 11 का स्क्वायर तो है ही, पूरे में से 11 का स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो 11 का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर प्लस में 1, 11 स्क्वायर को रूट से बाहर ले आओ तो ये 11 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 दिस इज 5, तो दिस इज 11 रूट 5। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आप क्या निकाल रहे थे एरिया, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसका ए पार्ट मतलब इसके अंदर दो चीजें थी, पहले में एडी वेक्टर पूछा था वो ये रहा, और दूसरे में इसका एरिया पूछा था तो वो एरिया आपके पास ये रहा। तो इस तरह से भाई
हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया, सेक्शन सी करेंगे अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के सामने। और तब तक इन सभी क्वेश्चंस को अपने आप लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।